हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? टुडे आवर लेक्चर इज 7.8, चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 7। टॉपिक इज रेजोनेंस। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, लेकिन हम आम तौर पे इसे समझने की बजाय जैसे हम बाकी साइंस के साथ करते हैं, इसके साथ भी ऐसे ही करते हैं। इसको समझने के बगैर, इनकी एप्लीकेशन देखे बगैर लफ्ज़ लिख लेते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। वैसे भी आपको पता है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। कुदरत के अंदर जो अवामिल होते हैं, यानी जहाँ हीट है, हॉट बॉडी है, वहाँ से हीट कूल बॉडी की तरफ जाएगी। लेवल डिफरेंस में फ्लूइड फ्लो करेंगे, प्रेशर डिफरेंस में एयर फ्लो करेगी। ये सब नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह का ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑसिलेशन आप पढ़ चुके, वाइब्रेशन क्या होती हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी मोशन आप पढ़ चुके। अब जरा इस छोटी सी एग्जांपल के ऊपर आप तवज्जो करें। फर्ज करें ये पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है इन दो पॉइंट के दरमियान, ए और ए डैश के दरमियान वाइब्रेट कर रहा है। या यूं समझे एक बच्चा है, वो झूला झूल रहा है पार्क के, ए और ए डैश के दरमियान वो वाइब्रेट कर रहा है। अब वहां वॉक कर रहे हैं। अब प्यार से बच्चा जो ही इस पॉइंट पे आता है, आप हल्का सा पुश दे देते हैं ऐसे, एज जाए। फिर आता है, आप फिर पुश दे देते हैं। फिर ए डैश पे आता है, आप फिर पुश दे देते हैं। स्लाइट सा एक पुश में फोर्स लगाते हैं, हल्का सा उसे पुश करते हैं, धक्का देते हैं। यू विल सी विद द टाइम द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग इज इंक्रीजेस। पहले वो ए और ए डैश, फर्ज करें ये फासला यहां से 3 सेंटीमीटर था, आप देखेंगे ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ये आप बराबर पुश लगा रहे हैं, आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड स्विंग का बढ़ता जा रहा है। तो यहां मसला क्या है, गौर करो। आप देखें जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वहीं आपकी फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी, जो स्विंग की, झूले की जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी भी, फर्ज करें वो वापस 1 सेकंड में आता है, आप हर 1 सेकंड के बाद फोर्स लगा देते हैं। कौन सी दो चीजें मैच कर रही? आपका पुश की फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मैच कर दें। इस मैचिंग में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। इस नेचुरल प्रोसेस को रेजोनेंस कहा जाता है। When two frequencies match, अगर आपने तवज्जो की है बात पे, नहीं तो दोबारा सुने उस बात को। When two frequencies match, कौन सी फ्रीक्वेंसीज? एक स्विंग की फ्रीक्वेंसी, दूसरा आपके फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी। ये मैच करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। When two frequencies match, the amplitude of the oscillator increases. Amplitude of the oscillator increases. This process is called resonance. अगर आप समझ गए तो डिफाइन करना, लिखना 1 सेकंड का काम, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। When two frequencies match, the amplitude of the oscillator increases. वैसे भी फिजा में कहीं भी दो ऑसिलेटर वाइब्रेट कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम दोनों का एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाए। क्यों? ड्यू टू फ्रीक्वेंसी मैचिंग। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस। ये प्रोसेस कब वजूद में आता है, कब वाक़ई होता है, ये प्रोसेस कब अमल में आता है? व्हेन एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इज पीरियोडिक विद द नेचुरल पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर। एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स क्या थी? हम पुश लगा रहे थे। नेचुरल पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर, इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है। फर्ज करें पेंडुलम है 2πL/g,
एल और जी फिक्स है, टाइम पीरियड भी फिक्स है, ये इसका नेचुरल टाइम पीरियड है, आगे डिफाइन भी करते हैं। तो ऑसिलेशंस में एनर्जी ट्रांसफर होती है। जब एक बॉडी वाइब्रेट करता है तो उससे फर्ज करें गिटार है, वहां साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो साउंड आगे जा रही है। तो रेजोनेंस में ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। 3 चीजें आपने पढ़ी हैं। पहली चीज व्हाट इज रेजोनेंस, दूसरी चीज रेजोनेंस वाक्य कब होती है, तीसरी चीज रेजोनेंस का फायदा क्या होता है। रेजोनेंस क्या है, 2 फ्रीक्वेंसीज मैच करें, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ये रेजोनेंस है, नेचुरली बढ़ जाता है। मैचिंग का ये नेचुरल इफेक्ट है, मैचिंग का नेचुरल इफेक्ट। ये कब होता है, जब ड्राइविंग फोर्स का टाइम पीरियड, फोर्स लगाने का टाइम पीरियड और ऑसिलेटर का टाइम पीरियड मैच करता है। फायदा क्या होता है, वेव से एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैक्सिमम। एक बड़ी जबरदस्त बात, ये जो आपके मोबाइल रिसीवर हैं, आपके रेडियो रिसीवर हैं, आपके टीवी रिसीवर हैं, ये साउंड रिसीव कैसे करते हैं। आपने देखा है कि वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, कोई सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल आ रहा है, आगे आपके जो रेडियो है या आपका टीवी है, जब हम चैनल चेंज कर रहे होते हैं, एक्चुअल हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, नंबर ऑफ, सारी दुनिया में टीवी ऑन है, अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, सारी दुनिया सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन आपके टीवी पे तो एक सिग्नल आ रहा है। सारी दुनिया की टेलीफोन कॉल हो रही है, लेकिन आपके नंबर पे तो एक ही कॉल आ रही है। आपका नंबर दरअसल फ्रीक्वेंसी होता है, टीवी चैनल चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। जो सिग्नल आप लेना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी आप ऑन करेंगे तो सिर्फ वही सिग्नल यहाँ आ जाएगा, मैच आ जाएगा, ये कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है वो आ जाएगी। आप दरअसल इसकी फ्रीक्वेंसी जो ही इसके बराबर करते हैं वो सिग्नल एक्सेप्ट हो जाता है, बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों, ये 2 फ्रीक्वेंसी जब मैच करेंगी तो ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। क्या बात है, नेचुरल है। ऑल द रिसीवर रिसीव द सिग्नल ऑन द बेस ऑफ रेजोनेंस। अब आपके सामने एक बात आ गई, कोई आपसे पूछे कि सारी दुनिया के स्टेशन ऑन है, बेशुमार चैनल, बेशुमार कॉल आ रही है, आपको एक सुनाई दे रही है, आपके टीवी पे, आपके मोबाइल पे, आपके स्क्रीन पे एक क्यों आ रही है, इसीलिए कि आपने जो फ्रीक्वेंसी लगाई है उसके बराबर जो फ्रीक्वेंसी होगी वही आएगी, आप वही लगाते हैं जो आपको चाहिए हो। एक और बड़ी जबरदस्त बात है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस का मकसद ये है कि जो रेजोनेंस को हम कम करने की कोशिश करते हैं, इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। एक चीज आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, सुना होगा ये लफ्ज, फलां बस में बैठते हैं जंप नहीं लगते। या जो मोटरसाइकिल के शाक का तो हर बच्चे को पता है, ये जो सीट के नीचे 2 पैरेलल शाक लगे होते हैं, व्हील के ऊपर लगे होते हैं, ये फर्ज करें ये व्हील है और ये 7 शाक लगे होते हैं, ये 2 शाक होते हैं इस जगह पे, और सीट के नीचे होते हैं, ये सीट के नीचे, ये एक अगला व्हील है, ये मोटरसाइकिल है, ये पिछला व्हील है, यहाँ शाक होते हैं, जहां आप बैठे होते हैं, इस जगह पे आप बैठे होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये जो शाक है मोटरसाइकिल के या किसी भी गाड़ी के, इनका काम क्या है। इनका काम है जब रोड रफ है, जंप लगना शुरू हो जाते हैं, मोटरसाइकिल वाइब्रेट करता है, आप भी साथ वाइब्रेट करते हैं। जब रेजोनेंस वाक्य होती है तो मोटरसाइकिल को बड़ा जंप लगता है, बस के अंदर बैठे हैं तो हमारे सर छत को लग रहे होते हैं। ये जो शाक होते हैं वो उस एम्पलीट्यूड को कम करने की कोशिश करते हैं, इन्हें कहते हैं शाक एब्जॉर्बर, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डैम्पिंग इज हेल्पफुल टू अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। हमने डैम्पिंग पढ़ा है, एम्पलीट्यूड का कम होना। डैम्पिंग का मकसद क्या है, डैम्पर क्या होता है, जिसका एम्पलीट्यूड फौरन कम हो जाता है। जितना जल्दी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा उतना वो अच्छा डैम्पर होगा, ताकि सवारी तक, पैसेंजर तक वो एनर्जी ना पहुंच जाए, वो एब्जॉर्ब कर ले वो शाक। अच्छे जब शाक खराब होते हैं आप देखते नहीं है, ठा ठा शुरू हो जाती है,
मोटरसाइकिल जंप ज़्यादा और सवारी को भी जंप लगता है। बस के अगर शाक अच्छे नहीं है तो बस अगर रफ रोड पे जाएगी तो पैसेंजर बड़े डिस्टर्ब होते हैं। तो डैम्पिंग का मकसद है एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, लेकिन एम्पलीट्यूड तो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा होता जाता है गाड़ी का, और वो एनर्जी पहुंचती है पैसेंजर तक, पैसेंजर उछलना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा उसको रोकने के लिए शाक लगे होते हैं, उनको कहते हैं डैम्पर। उनका जो प्रोसेस है वो डैम्पिंग या शाक एब्जॉर्बर। डैम्पिंग इज हेल्पफुल टू अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस का इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है कि पैसेंजर तकलीफ में चला जाता है। इन दिस केस डैम्पर डिक्रीजेस द एम्पलीट्यूड रैपिडली। वो डैम्पर कौन से हैं? वो शाक है। अ गुड डैम्पर हैज ए फ्लैट रेजोनेंस। अब देखें ना, ये स्मॉल डैम्पिंग है, ये मीडियम डैम्पिंग है, ये लार्ज डैम्पिंग। अगर आपका डैम्पर अच्छा है तो हल्का सा जंप लगेगा आपको। डैम्पर गुजारा है तो जरा बड़ा जंप लगेगा आपको। डैम्पर फजूल है, फारिग है, शार्प खत्म है, तो इसकी शार्पनेस बढ़ती है, आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा और उसमें तकलीफ बढ़ती है। एक चीज मैंने जिक्र की थी, नेचुरल टाइम पीरियड एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बड़ी जबरदस्त चीज है, आप इस पर गौर करें, आप इसको समझने की कोशिश करें। नेचर के साथ रिलेटेड है। ईच ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक टाइम पीरियड। हर वाइब्रेटिंग बॉडी का एक खास टाइम पीरियड होता है, आप पढ़ चुके। और टाइम पीरियड मीन उसका इनवर्स फ्रीक्वेंसी होता है। F इज इक्वल टू 1/T एंड T इज इक्वल टू 1/F। टाइम पीरियड मालूम है तो फ्रीक्वेंसी उसका इनवर्स है। अब आपने 3 केस पढ़े थे, आपको याद होगा। एक है प्रोजेक्शन, उसका टाइम पीरियड ये है। एक है मास एंड स्प्रिंग, उसका टाइम पीरियड ये है। एक है पेंडुलम। अब मिसाल के तौर पर स्प्रिंग एंड मास को देख, उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और स्प्रिंग। अगर ये दोनों आपने स्प्रिंग में m को फिक्स कर दिया, स्प्रिंग भी फिक्स कर दिया, इसको जब भी वाइब्रेट करेंगे इसका टाइम पीरियड फिक्स होगा। जब भी कोई भी वाइब्रेट करे, इसको वाइब्रेट करने वाला बच्चा हो, इसको वाइब्रेट करने वाला बूढ़ा हो, इसको वाइब्रेट करने वाली खातून हो, इसको वाइब्रेट करने वाला गुनाहगार हो, इसको वाइब्रेट करने वाला बहुत नेक हो, इसने अपने सिस्टम के मुताबिक चलना है। हम बाज़ औक़ात बड़े परेशान होते हैं, मैं तो नेक आदमी था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो भाई बात सिस्टम की है। सिस्टम जब भी काम करेगा वो अपने अंदाज से करेगा। उन्हें देखेगा मेरे सामने अब्बा जी हैं या मेरे सामने चाचा जी हैं या मेरे सामने दोस्त है या मेरे सामने दुश्मन। कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम है उसका टाइम पीरियड फिक्स है, और वो किस पे डिपेंड करता है उसकी इक्वेशन बताएगी। इस फिक्स टाइम पीरियड को कहते हैं नेचुरल टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी को कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ईच ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक खास टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी कॉल्ड इट्स नेचुरल टाइम पीरियड एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। चैप्टर आपको कंप्लीट हुआ। समरी में आप देखें, व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जांपल, ये 3 केस तो हमने पढ़े। प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग पॉइंट, मास एंड स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, ये हमने पढ़े हैं। और स्टैंडर्ड इक्वेशन 4 हमने पढ़ी हैं। एक्स डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की एंड टाइम। ये आपको ताज़ा हमने पढ़ी हैं, वो आपके जहन में है। तो उन सब में ओमेगा कॉमन है, और ओमेगा क्या है? ये यहाँ ओमेगा ये है और यहाँ ओमेगा ये, चेंज होता रहता है सिस्टम के साथ साथ। रेजोनेंस क्या है, नेचुरल टाइम पीरियड क्या है, तो इस चैप्टर की रिवीजन भी बार बार हम करते रहे हैं, इसीलिए कुछ ज़्यादा इसको अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है वाइब्रेटरी मोशन को आपने बहुत दिलचस्पी से पढ़ा होगा और समझने की कोशिश भी की होगी। थैंक यू वेरी मच।